अगर लेट से मैं कहता हूं कि ये कार्बन का एलिमेंट है तो इसके अंदर कार्बन 12 के आइसोटोप्स भी मौजूद होंगे, 13 के आइसोटोप्स भी मौजूद होंगे और 14 के आइसोटोप्स भी होंगे। 12 वाले जो है कोशिश करेंगे कि 12 जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो है, अब रेशो इसकी क्या निकाल सकते हैं, 6 की, 12 की और 6 की, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसका जो फार्मूला बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं और उसका लेक्चर नंबर 8 जो है हमने डिस्कस करना है और उसके अंदर कुछ टर्म्स है जो कि हम डिस्कस करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला, उसकी डेफिनेशंस और उनके रिलेशनशिप आपस में, और लास्ट में हमने देखना है स्टेप टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला कि एम्पिरिकल फार्मूले को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें जो है हमने देखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास की बुक के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं लिख रखी, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ ताकि आपको, क्योंकि अगर किसी भी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन ना पता हो तो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता, तो इसलिए मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ ताकि आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और फिर हम इक्वेशन को देखेंगे और डेफिनेशन से ही बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो वैसे ही इक्वेशन बना रखी है एवरेज एटॉमिक मास की और इतनी ख़ास कुछ समझ में नहीं आती, तो वो भी हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन के बाद हम इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जी डेफिनेशन है एवरेज एटॉमिक मास की। तो एवरेज एटॉमिक मास जो है उसके लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है जी, मैं शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरा नाम लिखेंगे। ठीक है जी, तो एवरेज एटॉमिक मास जो है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये हमने देखना है। तो एवरेज एटॉमिक मास जो है कैसे मालूम कर सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम जो है वो क्या होता है। अब एवरेज एटॉमिक मास जो है हमेशा किस चीज़ का लेते हैं, हम एटम का लेते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम जो है वो किस चीज़ के इक्वल होगा, इज द एवरेज वेटेड मास ऑफ द एटम इन नेचुरली अकरिंग सैंपल ऑफ एन एलिमेंट। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो बन जाती है एवरेज एटॉमिक मास की, कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम जो है वो क्या होता है, इज द एवरेज वेट मास होता है, वेटेड मास होता है किस चीज़ का, ऑफ एटम इन नेचुरली अकरिंग सैंपल ऑफ एलिमेंट। ठीक है जी, हमारे पास कोई भी सैंपल होता है एलिमेंट का और उसके अंदर हमने क्या मालूम करना होता है, एवरेज वेटेड मास जो है मालूम करना होता है एक एटम का, तो वो क्या कहलाता है, एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कहलाता है। ये हम कैसे कह सकते हैं, लेट्स से हमारे पास ये एक एलिमेंट है, मैंने एलिमेंट और एटम का आपको पहले कॉन्सेप्ट बता रखा है कि एलिमेंट क्या होता है और एटम क्या होता है। एलिमेंट जो है एक टुकड़े का नाम होता है। ठीक है जी, तो टुकड़ा जो है वो डेफिनेटली क्या होगा वो हमने देखना है। लेट्स से मैं कहता हूं कि ये हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है। अब एलिमेंट ये हमारे पास टुकड़ा है। अब इसके अंदर अगर एक एटम हाइड्रोजन का है तो सारे के सारे किस एटम्स, कौन से एटम्स होने चाहिए, सारे के सारे हाइड्रोजन के एटम्स होने चाहिए। अगर इसके अंदर एक कार्बन का एटम है तो सारे के सारे कौन से एटम होने चाहिए, कार्बन के ही एटम्स मौजूद होने चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे, फिर एलिमेंट कहेंगे। ठीक है जी, अब इसके अंदर जो है कार्बन, अगर लेट से मैं कहता हूं कि ये कार्बन का एलिमेंट है तो इसके अंदर कार्बन 12 के आइसोटोप्स भी मौजूद होंगे, 13 के आइसोटोप्स भी मौजूद होंगे और 14 के आइसोटोप्स भी होंगे। 12 वाले जो है कोशिश करेंगे कि 12 जो है जब एवरेज एटॉमिक मास आए तो 12 के करीब आए, 13 वाले कहेंगे कि 13 के करीब आए और 14 वाले जो है वो कहेंगे कि 14 के करीब जो है एवरेज एटॉमिक मास आए। जिनकी अबंडेंस ज़्यादा होगी वो ज़्यादा जो है एवरेज एटॉमिक मास के अंदर क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, और जिनकी अबंडेंस कम होगी वो एवरेज एटॉमिक मास के अंदर उतना ही कम डिस्ट्रीब्यूट या कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है जी, तो एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैसे मालूम कर सकते हैं, तो ये हमने देखना है। ठीक है जी, लेट से मैं कहता हूं कि हमारे पास जो कार्बन का ये एलिमेंट मौजूद है, इसके अंदर कार्बन 12 की जो परसेंटेज है वो 90% है। ठीक है जी, कार्बन 13 की परसेंटेज है
8% कह देते हैं, ठीक है जी 8% है। और कार्बन 14 की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 2% है। तो अब कैसे जो है इसका एवरेज एटॉमिक मास जो है वो मालूम कर सकते हैं। डेफिनेटली हम क्या करेंगे, जो कार्बन 12 है उसकी परसेंटेज को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाय 90% कर देंगे, और कार्बन 13 का जो एटॉमिक मास है 13, तो उसको 13 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ के साथ, 8 के साथ, और कार्बन 14 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करके और डिवाइड कर देंगे हम। ये हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन है, हमें चाहिए होता है मास, ठीक है जी। तो डेफिनेटली हम डिवाइड कर देंगे किस चीज़ के साथ, 100 के साथ डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारे पास मासेस जो है वो आ जाए। क्योंकि मासेस तो हम ले रहे हैं, कार्बन 12, 13 और 14, साथ में हम ऐड कर रहे हैं उसकी परसेंटेज को, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो उसकी परसेंटेज को जब मल्टीप्लाई करें, डेफिनेटली डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 100, ताकि जो परसेंटेज है वो परसेंटेज से 100 से कैंसिल हो जाएगी, और ऊपर जो है जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास जो है वो आ जाएगा, ठीक है जी। तो एवरेज एटॉमिक मास जो आप मैथ और फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा हटके है। मैथ और फिजिक्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास 3 क्वांटिटीज होती है और तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारे पास तीनों का अलग अलग जो है हमारे पास नंबर्स अलग हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि परसेंटेज के साथ हर एक को मल्टीप्लाई करके और उनको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है जी। तो एवरेज एटॉमिक मास अब नियॉन का जैसे ले रखा है तो नियॉन का ले सकते हैं या किसी का भी ले सकते हैं। तो लेट्स से मैं नियॉन का ही ले लेता हूं ताकि आपको आसानी रहे बुक पढ़ते वक्त। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन, नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास कैसे मालूम कर सकते हैं। हमें पता है कि नियॉन जो है उसके पास जो आइसोटोप्स होते हैं 20 वाला होता है, 21 वाला होता है और 22 वाला होता है, ठीक है जी। 20, 21, 22 जो है एटॉमिक मास होते हैं आइसोटोप्स के। तो हर एक की जो है रिलेटिव अबंडेंस पता होनी चाहिए, और उसको हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास से उसी के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस जो है मैं जस्ट छोटा लिख रहा हूँ ताकि जो फार्मूला है वो पूरा हो जाए, आपने पूरा लिखना है, ठीक है जी। तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ नियॉन 20, ठीक है जी, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ नियॉन 20 मल्टीप्लाई बाय इसकी जो परसेंटेज है, ठीक है जी, परसेंटेज ऑफ नियॉन 20, ठीक है जी। पहला जो है हमारे पास पॉइंट क्या आ गया है कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ नियॉन 20, और मल्टीप्लाई किस से करना है, उसी की परसेंटेज से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस हमारे पास दूसरा पॉइंट जो है वो क्या आएगा, हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस ऑफ नियॉन 21, और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे परसेंटेज ऑफ नियॉन, उसी की परसेंटेज से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया है। प्लस हमारे पास तीसरा जो पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ नियॉन 22 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ नियॉन 22, ठीक है जी। तो तीनों हमारे पास पॉइंट जो है वो तीनों जो हमारे पास आइसोटोप्स है, तीनों की रिलेटिव अबंडेंस को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देना है, और उन तीनों को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद ओवरऑल जो है डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, 100 कर देना है। क्योंकि 100 जो है वो परसेंटेज जो हमारे पास सारी आ रही होंगी, टोटल परसेंटेज 100 ही बननी है, तो 100 को 100 से हमने डिवाइड कर दिया, वो खत्म हो जाएगा। बाकी जो है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास जो है वो आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर एवरेज एटॉमिक मास जो है बहुत कम आता है वैसे तो, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाए कि डिफाइन एवरेज एटॉमिक मास, तो आपने डेफिनेशन जो है वो ये लिखनी है, फिर उसके बाद इक्वेशन जो है आपने किसी भी लिहाज से जो है वो बना देनी है, कार्बन 12 के लिहाज से, कार्बन 12, 13 के लिहाज से, 14 के लिहाज से, या फिर आपने नियॉन के लिहाज से, मतलब किसी के भी आइसोटोप्स उठा लेने हैं। और सिंपल सा फार्मूला है कि आपने जिस आइसोटोप को उठाना है, कार्बन 12 को जैसे उठा रहे हैं, तो कार्बन 12 उसकी रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास का मतलब 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस अब कार्बन 13 जो है उसकी अबंडेंस, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी के एटॉमिक मास से। कार्बन 14 जो है उसकी अबंडेंस और उसी के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास जो है वो आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो उसके बाद जो है हमने डिस्कस करना है, ये एवरेज एटॉमिक मास जो है वो हो गया है, इसकी डेफिनेशन भी हमने देख लिया है और इक्वेशन जो है वो देख लिया एग्जाम्पल की मदद से। फिर उसके बाद जो है हमने देखना है डेफिनेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने 9th और 10th क्लास के अंदर भी काफ़ी मतलब पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ रखी है।
5th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इसलिए अब बुक के अंदर ये लिख रखा है कि मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूले के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम एम्पिरिकल फार्मूले को डिटरमाइन करना सीखते हैं। हालांकि हमें मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला पिछली क्लासेस में पढ़ा दिया जा चुका है, तो डेफिनेटली हमें एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले का कॉन्सेप्ट है, तो हम वो पहले जो है वो डिफाइन कर लेते हैं और उसकी एग्जांपल देखते हैं और उनका आपस में रिलेशनशिप देखते हैं। फिर उसके बाद जो है एम्पिरिकल फार्मूले को डिटरमाइन करने का तरीका देखेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला पहले देख लें या मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों को इकट्ठा ही देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला जो है इज द सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है जी। ये क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल कह दें, कंपाउंड कह दें, कोई भी चीज़ कह सकते हैं। ठीक है जी। तो कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की जो सिंपलेस्ट रेशियो होगी उसे हम क्या कहेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। ठीक है जी। और अगर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? होल नंबर रेशियो होनी चाहिए यहाँ पर, होल नंबर रेशियो ऑफ एक्चुअल, चलिए यहाँ पर जो है नहीं लिखते, यहाँ पर लिख देते हैं कि एक्चुअल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, या फिर हम क्या कह देते हैं? कंपाउंड। मैंने शॉर्ट सी डेफिनेशन लिखी है, आपने बुक के अंदर ये एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले की डेफिनेशन लिख रखी है, तो आप वहीं से कर लेंगे तो वहीं से चल जाएगी। क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखवा दी है। तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसको कैसे हम कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि अगर कंपाउंड जो है उसके अंदर जो एटम्स मौजूद है उसकी हम सिंपलेस्ट रेशो निकाल लेते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। और अगर हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहे हैं उसके अंदर कि लेट से हमारे पास ग्लूकोज है, उसके अंदर जो है हमारे पास फार्मूला क्या होता है वो हम देख लेते हैं, C6H12O6 होता है। ठीक है जी। C6H12O6 होता है। अब ये वाला जो फार्मूला है ना ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसके अंदर हम एक्चुअल बता रहे हैं कि कार्बन जो है वो कितने, वो है हमारे पास एक्चुअल होल नंबर रेशो नहीं होती, एक्चुअल होल नंबर एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो है। अब यहाँ पर क्या होता है? 6 एटम है कार्बन के, हाइड्रोजन के 12 एटम्स है और ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 एटम्स है। तो टोटल हर एक के एटम्स जो है वो बताए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कौन सा होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, जिसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताए जा रहे हैं। ठीक है जी। और अगर एम्पिरिकल फार्मूला इसका मालूम करना होगा तो एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या आएगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो है। अब रेशो इसकी क्या निकाल सकते हैं? 6 की, 12 की और 6 की। तो 6 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसका जो फार्मूला बनेगा हमारे पास क्या बनेगा? 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो कार्बन 1 आएगा, हाइड्रोजन जो है वो 2 आ जाएंगे और ऑक्सीजन जो है वो भी 1 आएगा, CH2O। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला होगा, ऐसा फार्मूला जिसके अंदर क्या होता है कि सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल की। क्लियर हो जाएगी बात? यहाँ पर क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर कि हर एक जो एटम है उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रखे हैं, हर एक एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रखे हैं। लेकिन यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूले में क्या होता है कि एलिमेंट्स जो है उसके एटम जो होंगे उसकी सिंपलेस्ट रेशो जो है, लास्ट में जो सिंपलेस्ट रेशो बनेगी, लेकिन होनी होल नंबर के अंदर ही चाहिए, आशारिया के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो है वो क्या कहलाएगी? एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगी। क्लियर हो जाएगी बात? अब यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं, आसान सी बात है कि यहाँ पर अगर हम क्या करें, एम्पिरिकल फार्मूला जो है, अब निकाला कैसे है एम्पिरिकल फार्मूला? यहाँ से कि हमने 6 से डिवाइड कर दिया है सबको, तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया है। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ कि इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, एम्पिरिकल फार्मूले को क्या करूँ? 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो आ जाएगा। तो इसका जो ताल्लुक है वो ऐसे बना सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कैसे निकाल सकते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला कोई भी होगा उसको हम n इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास होगा, उसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। और नंबर जो है हमारे पास क्या हो सकता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना भी हो सकता है, मर्जी है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूले का कॉन्सेप्ट, और साथ में हमने देख लिया कि उनका आपस में रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं।
ठीक है जी। आगे हम देखते हैं स्टेप्स टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला। चले ये जो है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हमारे पास इस लेक्चर के अंदर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो है 9 जो हम स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम स्टेप्स टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।